नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 एफएम रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं खुशी स्वागत करती हूँ आप सबका सवाल सेहत का के इस खास कार्यक्रम में। आज हम मना रहे हैं नेशनल हेयर लॉस अवेयरनेस मंथ। नेशनल हेयर लॉस अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अर्चना सिंघल से, जो डायरेक्टर प्रोफेसर एंड एचओडी हैं यूसीएमएस में। यूसीएमएस यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड जीईबी हॉस्पिटल में मैम डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी की एचओडी है और डायरेक्टर प्रोफेसर है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। मैम जैसा कि हम हेयर लॉस अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं, तो सबसे बेसिक सवाल ये आता है कि आजकल जो है बहुत बाल झड़ने की समस्या हम देखते हैं और बारिश का मौसम है तो और ज्यादा जो है बाल झड़ने की समस्या हमें देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं? तो इसका जो जवाब है वो दो पार्ट्स में है। एक तो आजकल क्यों झड़ रहे हैं। आजकल इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो मई जून से शुरू हो जाती है। वो एक बहुत बड़ा फिजिकल स्ट्रेस होता है बॉडी के लिए। तो जब भी बॉडी को कोई भी फिजिकल स्ट्रेस या हमारी बॉडी को कोई मेंटल स्ट्रेस या सर्जिकल स्ट्रेस, कोई बीमारी होती है या कुछ भी होता है, तो हमारा हेयर साइकिल अफेक्टेड होता है और उसके लगभग 3 महीने के बाद बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि 3 मंथ्स का साइकिल होता है। तो एक तो कारण ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इससे पहले और वो अब बाल झड़ने का समय आ गया। और दूसरा कारण ये है क्योंकि ह्यूमिडिटी है, इसलिए बाल जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं। तो थोड़े से भी ट्रॉमा से, जैसे बार बार जो बाल धोते हैं कि बहुत लिम्प हो गए हैं या बार बार जो कंघी करते हैं, तो किसी भी तरीके का ट्रॉमा जो है वो हेयर लॉस को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जुलाई अगस्त में जैसे ही बरसातें शुरू होती हैं तो बालों का झड़ना भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो और मुख्य कारण हैं वो बॉयज़ में अलग हैं थोड़े और गर्ल्स में अलग है, मेल फीमेल्स में। वो इसलिए क्योंकि अनीमिया एक सबसे बड़ा कारण है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ अनीमिया का प्रेवलेंस बहुत हाई है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या और कोई ड्रग इनटेक है। कई बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जैसे कि बीमारियाँ हैं ऐसी जिनके लिए आप दवा लेते हैं, जैसे कि टीबी है या डायबिटीज़ है, इनसे भी बालों का झड़ना ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि आजकल जो वेट लॉस रेजिम चला हुआ है कि आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, उसकी वजह से भी हेयर लॉस काफ़ी है। और फीमेल्स में पीसीओएस एक बीमारी होती है, पता ही होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी होती हैं, हेयर लॉस होता है और मुंह पर ज़्यादा बाल आ जाते हैं। तो वो सब किसी सिंड्रोम का भी एक हिस्सा हो सकता है। हम बाल झड़ने की समस्या में एक चीज और हमें आजकल देखने को मिल रही है कि आजकल के समय में उम्र से संबंधित जो समस्याएं, जैसे कि क्या होता है कि पहले क्या होता था कि ज्यादा उम्र हो जाती थी तब बाल झड़ना शुरू होते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में 15-16 साल की उम्र में ही बाल बहुत झड़ना शुरू हो गए हैं और साथ ही सफेद भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बाकी सब कारण सेम रहे हैं, लेकिन जो पिछले कुछ सदियों में बदला है, उस दशक में जो बदला है वो ये बदला है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया और एनवायरमेंट में बहुत सारे ऐसे जिनको हम नहीं चेंज कर सकते फैक्टर्स। तो ये कहा गया कि कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो कि बालों का गिरना भी ज़्यादा करता है और जो बालों का सफ़ेद होना भी ज़्यादा करता है। कुछ हमने देखा है कि जिनको एलर्जिक टेंडेंसीज होती हैं, एटॉपिक होते हैं, जिनको हर तरीके की एलर्जीज ज़्यादा होती है, उसमें भी बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना, जैसे कहते हैं ना नज़ला जुकाम इसको बहुत रहता है तो इसलिए बाल ज़्यादा, वो एक एटॉपिक टेंडेंसी है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी दोनों सफ़ेदी भी होती है और बाल झड़ते भी हैं। विटामिन D डेफिशिएंसी से भी बाल झड़ते हैं। और सो ओवरऑल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जो दोनों चीज़ों को ज़्यादा। अब हम जो स्ट्रेस है, जो पोल्यूशन का स्ट्रेस है, जो एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस है, वो हम नहीं कम कर सकते। तो इसलिए अब बहुत जल्दी बाल जो है उम्र में बाल झड़ जाते हैं या और सफ़ेद हो जाते हैं। शुरुआत में आप बात कर रहे थे महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग बालों के झड़ने की समस्या के बारे में, उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि जो आजकल जो है पुरुषों और महिलाओं में बाल झड़ने के जो है कारण क्या क्या है और उन कारणों में सच में कोई अंतर है या मतलब सेम प्रॉब्लम्स हैं? आपने पीसीओएस एक कारण बताया, उसके अलावा एनीमिया एक कारण बताया, इसके अलावा क्या कारण होते हैं? तो
तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे थायराइड डिसऑर्डर, वो एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो, चाहे आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, ऐसे ही जैसे डायबिटीज है। और कुछ होता है पैटर्न बॉलनेस, जिनको हम मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ये डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो जैसे मेल्स में क्या होता है, पहले थोड़ा फ्रंटोपराइटल रिसेशन शुरू होती है, माथे से बाल पीछे आना शुरू होते हैं। फीमेल्स में ऐसा कभी भी नहीं होता, फीमेल्स में हमेशा फ्रंटल लाइन जो है वो बनी रहती है। तो मेल में वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, और उसमें जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले हम कहते थे कि सिर्फ पेरेंट फादर का जेनेटिक इंपॉर्टेंट होता है, बट अब ऐसा माना गया है कि इवन मदर का जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री चाहे वो मदर साइड से या फादर साइड से, तो पैटर्न हेयर लॉस इन मेल्स, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं, कि वो ज़्यादा होता है। और उसमें फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं अर्ली स्टेजेस में, और जब बहुत लेट स्टेज हो जाता है तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करना होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी फीमेल्स में अनीमिया ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल लॉस हर महीने हो रहा है। थायराइड प्रॉब्लम ज़्यादा विमेन में ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू मेन, और पीसीओएस जो है वो विमेन से जुड़ा हुआ है। और ऐसे पैटर्न हेयर लॉस होता है जिसके मेनली 3 ग्रेडिंग होती है। और मेन फर्स्ट जो है वो आपको पेशेंट आके बोलता है कि मेरी जो पार्टिंग है ना, जहाँ से मैं बालों को डिवाइड करती हूँ, वो थोड़ी चौड़ी हो गई है, लेकिन फ्रंट से बाल हमेशा बने रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ऊपर से देखने से ना थोड़ा गंजापन ज्यादा नजर आता है। और उसी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं 1, 2, 3, जिसको कि हम पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ठीक है, वो हार्मोन की वजह से होता है। और बाकी बहुत सारी हार्मोनल इलनेसेस होती हैं एज कंपेयर्ड लेस इन मेन। तो और जैसे सिंपल सी चीज है कि आपको डैंड्रफ हो गया है, वो भी बालों को झड़ने, कोई भी इन्फ्लेमेटरी, कोई भी स्किन की कंडीशन है जो बालों को भी इन्वॉल्व कर रही है, उसमें भी बालों का गिरना हो सकता है। ठीक है, और जैसे एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया एरेटा होता है, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं वो डिफ्यूज हो रही हेयर लॉस, मतलब कि बाल पूरे स्कैल्प से गिर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे एलोपेशिया एरेटा, जिनमें छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं हेयर लॉस के, वो भी बहुत ही कॉमन है। तो लोग कहते हैं कि इसमें कीड़ा लग गया है या फंगस लग गई, फंगस भी एक कारण हो सकता है। पर एलोपेशिया एरेटा में कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन, लाली कुछ नहीं होता, बस एक चिकना सा हेयर का लॉस का पैच बन जाता है, जो एक भी हो सकता है। मैम अभी हम हेयर लाइन और पैटर्न बाल्डनेस की बात कर रहे थे, तो हमें तरंग पर क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसमें एक श्रोता का प्रश्न आया था कि मैटरनल साइड से भी और पैटर्नल साइड से भी, दोनों साइड से जो है हेयर लाइन जो है बहुत पीछे है, और वो कह रहे हैं कि क्या, और जब वो डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि या तो आपको मेसोथेरेपी करानी पड़ेगी या फिर आपको जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो इन दोनों में से क्या बेहतर है अगर उनकी एज कम है? अगर एज कम है तो टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है। वो ये है कि ग्रेडिंग है, अगर ग्रेडिंग अप टू 3B तक है तो मेडिकल थेरेपी जो है वो काम कर सकती है। आजकल जैसे मिनॉक्सिडिल होता है, लगाने का लोशन होता है। मेसोथेरेपी अलोन, जिसको PRP भी कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो अलोन काम नहीं करती। वो काम करेगी जब आप कोई और मेडिकल एक्टिव मॉलिक्यूल भी साथ में यूज करते हैं। फिनास्ट्राइड भी हम यूज करते हैं, जो कि एंटी एंड्रोजन थेरेपी है। ठीक है, तो वो यूज होती है, लेकिन खाली मेसोथेरेपी से काम नहीं करेगी। अगर 3B हो गया, या फिर अगर ये मेडिकल थेरेपी फेल हो गई, या वो उनका हेयर लॉस बहुत ज्यादा है, तो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। पर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको मेसोथेरेपी और मिनॉक्सिडिल की जरूरत पड़ सकती है, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल। और एक बात और है कि अगर मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड आपका काम कर रहा है, तो वो तब तक के लिए काम कर रहा है जब तक आप यूज कर रहे हैं उसको। जब आप यूज करना बंद कर देंगे तो इट विल कम बैक टू स्क्वायर वन इन 3-4 months और मे बी मोर। ठीक है, सो ये जो थेरेपीज हैं ये कॉन्टिन्यूअस चलनी चाहिए, और ट्रांसप्लांट जो है वो एक परमानेंट इलाज है हेयर लॉस।
हम आप मिनॉक्सिडिल की बात कर रहे थे, तो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है मिनॉक्सिडिल और डर्मारोलर। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है, तो क्या ये सही है कि उनसे पैटर्न बालनेस कम होती है? हाँ, पैटर्न बॉलनेस कम होती है, बट ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है। किसमें होगी किसमें नहीं होगी ये एक इन्फ्लुएंसर जज नहीं कर सकता। उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और कई बालों के कारण ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है, उसको हम स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे, क्योंकि एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है दवा के साथ बालों के वापस आने का, है या नहीं। ठीक है, तो ये जो हमने कारण अभी तक डिस्कस करे हैं ये सारे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया के हैं, जहाँ बालों का आना बहुत संभव है। लेकिन बहुत सारे स्कारिंग एलोपेशिया उसके लिए इन्फ्लुएंसर नहीं बता सकता, इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट ही ये डिसाइड कर सकता है कि इसको मिनॉक्सिडिल देनी है, लगाने वाली देनी है, खाने वाली देनी है, फिनास्ट्राइड देना है, या और साथ में पीआरपी करना है। पीआरपी कैन बी एन एडजुवेंट as an additional therapy but alone it cannot be। एंड उस सब के साथ हमें बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स करने हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको ठीक करना है। सो इट नीड्स अ होलिस्टिक अप्रोच। खाली पीआरपी से या मेसोथेरेपी से कुछ नहीं होने वाला, खाली 5% मिनॉक्सिडिल से कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो इट हैज टू बी अ होलिस्टिक अप्रोच। और कोई डेफिशिएंसीज हैं जो हमें साइमल्टेनियसली एड्रेस करनी, तो पेशेंट को देखना बाय अ ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट इज एसेंशियल। हम ये तो हो गई बीमारी की बात। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि उनकी बालों की ग्रोथ खाने पीने से ही जो है ठीक रहे, तो उनके खाने में भी अपनी डाइट में ऐसा क्या क्या जो है मिलाना चाहिए जिससे जो है उनकी बाल की ग्रोथ अच्छी रहे? सो ये सिर्फ बालों की ग्रोथ के लिए नहीं है, ये स्किन के ग्लो के लिए भी है कि आपको अच्छा खाना चाहिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स सब, ठीक है। सो हरी सब्जियां भी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ महंगी आ रही है वो ज़्यादा अच्छी है। सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जियां, आप कभी भी देखो कि अगर हम विटामिन ए के सोर्सेज देखते हैं या विटामिन सी के सोर्सेज देखते हैं, या अगर हम बाकी मिनरल्स एंड मल्टीविटामिन के सोर्सेज देखते हैं, वो गर्मी सर्दियों में होते हैं। पालक किसी सर्दी के मौसम में सस्ता है तो खीरा गर्मियों के मौसम में सस्ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको महंगा फ्रूट ही खाना है। विटामिन सी का सोर्स गर्मियों में नींबू है तो सर्दियों में संतरा है, ठीक है। तो और बैलेंस डाइट, आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द हेयर फॉल, डिफ्यूज हेयर लॉस इन वुमेन इज आयरन। और ये खाली हीमोग्लोबिन करेक्ट करने से नहीं होता। आयरन स्टोर्स इन द बॉडी आर मोर इम्पोर्टेंट, व्हिच आर कॉल्ड सीरम फेरेटिन। एक टेस्ट होता है जो कि हमें कराना होता है। खाली हीमोग्लोबिन विल नॉट रिफ्लेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एंड एज अ कॉज ऑफ हेयर लॉस, ठीक है। तो वो हमें करेक्ट करना होता है। कुछ बीमारियां हैं जिनकी में, जैसे अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड डिसऑर्डर्स है, तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन। तो डाइट की अगर हम बात करें तो हमें दालें खानी चाहिए, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें प्रोटीन्स खाने चाहिए जो दालों से मिल जाते हैं, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, और हमें सीजनल सब्जियों पे जोर देना चाहिए। क्रैश डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं सडनली हमारी बॉडी पे सारे सोर्सेज, चाहे वो प्रोटीन के सोर्स हैं, चाहे वो मिनरल के सोर्स हैं, चाहे वो विटामिन के सोर्स हैं, वो सारे सडनली एट देयर लो चले जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हेयर लॉस होता है। एक और भी, आजकल लोग जिम जाते हैं और वहाँ पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उसके साथ एक्नी आ जाती है और हेयर लॉस, मेजर हेयर लॉस होता है। और ये हेयर लॉस जो होते हैं वो बहुत सडन होते हैं, जो इन चीजों के साथ होते हैं, एज कम्पेयर टू व्हेन दे आर ड्यू टू सम डेफिशिएंसीज। हम ये तो हो गई खाने की बात। अब बात आती है कि हमें अपने बालों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो उसमें आता है शैम्पू, ऑयलिंग, और उसके बाद बालों को कंडीशन कैसे करना है। तो कौन से जो ऑयल्स हैं वो बालों के लिए अच्छे होते हैं? हमने सुना है रोजमेरी ऑयल जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने नहीं सुना हुआ है। उसके अलावा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है। इसके अलावा कहते हैं कि बालों को जो है इस शैम्पू से धोना चाहिए, ऐसे कंडीशन करना चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे कि कितने बार बाल धोने चाहिए और कौन से शैम्पूज अच्छे होते हैं? तो ऐसा है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत ज्यादा मिथ है इसके बारे में
तो जो हर शैम्पू का एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है सल्फेटेड नॉन सल्फेटेड शैम्पू, वो एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है जो बेसिकली आपके बालों को साफ करता है। अब उसमें आपने जो प्रोटीन्स डाले हैं, जो प्रोटीन रिच, जो विटामिन रिच, वो कितना बाल स्कैल्प को पेनिट्रेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो सिर्फ कॉस्ट ऐड करते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। सो हर शैम्पू जो आपको ठीक लगे, बेसिक शैम्पू, उनमें बेसिक मॉलिक्यूल होता है क्लेंजिंग का, वो सभी शैम्पू में सेम होता है। एडिटिव्स जो होते हैं, जो कॉस्ट बढ़ाते हैं, उनकी यूटिलिटी जो है वो बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। ये हेयर कंट्रोल शैम्पू, अगर आपको डैंड्रफ, मैंने पहले भी बताया है, तो वो डैंड्रफ जो है लोग सोचते हैं कि खुश्की आ गई है, हम ऑयल और कर देते हैं, जबकि डैंड्रफ होता है हमारे जो ग्रंथियां हैं, सीबेशियस ग्लैंड है, जो बालों में बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादा एक्टिव है। सो ऑयल तो ज्यादा निकल रहा है, उसकी वजह से वो पपड़ी जम जाती है जब ऑयल सूखता है और वो एज डैंड्रफ दिखाई देता है। तो जो डैंड्रफ होता है उसके साथ ऑयलिंग नहीं करती है। ऑयल जो है इंडियंस को बहुत शौक होता है, बाकी वर्ल्ड में और कहीं ऑयल बालों पे नहीं लगाते हैं। वो एक अच्छा कंडीशनर है, एक सस्ता कंडीशनर है, एक अफोर्डेबल कंडीशनर है। तो अगर आपको ऑयल लगाने का शौक है तो आप सर धोने से 1 घंटा पहले ऑयल लगा सकते हैं विदाउट मसाज। एनी काइंड ऑफ मसाज जो है, जो स्कैल्प है वो बहुत ही वैस्कुलर, उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपको अपना हाथ पीटने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो ऑयलिंग विदाउट ट्रॉमा, विदाउट मसाजिंग इज वेरी गुड। आपने देखा होगा अगर आप जब बहुत ज्यादा ट्रॉमा टक करते हैं बालों को, तो जो हमारी लास्ट स्टेज में बाल होते हैं जिनको निकलना वो पहले ही निकल लेते हैं, तो वो हेयर लॉस प्रमोट करते हैं। आपको बहुत जेंटल होना है अपने बालों के साथ। आप बालों को कितनी बार धोना है? 2 से 3 बार। आप रोज भी धो सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, बहुत पसीना हो रहा है, आप बॉडी को रोज धो रहे हैं, आप बालों को भी धो सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार धोना बहुत जरूरी है। विंटर्स में आप हफ्ते में 2 बार धो सकते हैं, समर्स में आप ऑल्टरनेट डे धो सकते हैं। हर बार शैम्पू कर सकते हैं, हर बार कंडीशनर कर सकते हैं, और कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाना होता, कंडीशनर को सिर्फ बालों पे लगाना। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बालों को झड़क झड़क के नहीं सुखाना है। अब देखा होगा बालों को लेडीज करती हैं टॉवल में, पहले तो ऐसे चौड़ा करती हैं और फिर ढक छक छक करके उनको, उससे भी ट्रॉमा होता है, उससे भी हेयर लॉस प्रमोट होता है, स्पेशली इन अ वुमन हु इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू हेयर लॉस। तो हमें बहुत ही जेंटली बालों को सुखाना है और गीले बालों में कंघी नहीं करनी है। वो इसलिए नहीं करनी है कि जब भी हम गीले बाल होते हैं तो बाल फूल जाते हैं, बाल एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हमारे डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं जो बालों को तंदुरुस्त रखते हैं, वो लूज पड़ जाते हैं। तो जब हम बालों में, गीले बालों में कंघी करते हैं तो वो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो बाल ज्यादा गिरते हैं। तो आपके आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर 2 से 3 बार बालों को धोना, कोई भी नॉर्मल शैम्पू से धोना है। जब डैंड्रफ है तो आपको 2% कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज करना है डैंड्रफ को कंट्रोल में करने के लिए, और फिर आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज कर सकते हैं। और डैंड्रफ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, हाँ, और उसके लिए फ्रीक्वेंट हेयर वॉश इज वेरी एंड 2% कीटोकोनाजोल शैम्पू। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं आप उसको कॉन्टैक्ट टाइम दें 2 से 3 मिनट का। आपने शैम्पू किया, पानी डाला, धूप आप एटलीस्ट 2 से 3 मिनट वेट करें और फिर आप पानी डालें। और अगर आप कंडीशनर यूज कर रहे हैं, फेयर एंड गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कोकोनट ऑयल हल्का सा लें, विच इज चीप, इजीली अवेलेबल, सेफेस्ट। उससे आप अपने सिर्फ बालों की लेंथ को, शेफ्ट को आप हल्का सा पानी के साथ लेके आप कर सकते हैं। दैट विल आल्सो एक्ट एज अ कंडीशनर। मैम, इससे जुड़ा एक और सवाल है कि आजकल बालों को स्टाइल करने के लिए अलग अलग हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग जेल्स का यूज करते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनमें आ जाता है स्ट्रेटनर या बालों को कर्ल करने के लिए जो अलग अलग मशीनें आती हैं, इनसे हम जानते हैं कि हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो वो नुकसान कैसे पहुंचता है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि जैसे पानी के साथ रहने से और बाल फूल जाते हैं, फिर ब्रेक हो जाते हैं बहुत, वैसे हीट भी सारे ब्रेक कर देता है। जो हेयर शेफ्ट में बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं, वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं, और जब आप हीट करते हैं या वो बिल्कुल ऐसे खुल जाते हैं, हाँ खुल जाते हैं। हेयर फॉल वो वहाँ से
उनका टेक्सचर खराब हो जाता है। दूसरा जो हेयर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं 5-6, और जो बाहर वाली लेयर होती है वो लिटरली एक के ऊपर एक ऐसे होती है। तो जब हम बालों पे जेल लगाते हैं या केमिकल लगाते हैं वो उस स्टाइलिंग को भी लूज कर देता है। तो जिससे आपने देखा होगा बाल बहुत फ्रिजी 2 मुँह 3 मुँह वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपने केमिकल लगा के उनकी जो परतों को खोल दिया है, तो वो भी नुकसान करते हैं। इसलिए अगर आपको बहुत शौक है, एक तो आप अवॉइड करें जहाँ पर भी हीट का यूज हो, लेकिन अगर आपको करने का बहुत शौक है तो आप अपने बालों को समय में बीच में नॉर्मल आने का, ये नहीं कि आपने 3 महीने पहले कराया फिर 3 महीने के बाद तुरंत आपने दूसरा कराया। और बहुत सारे सीरम्स आते हैं वो अच्छे हैं, सीरम अगेन व्हाट इज देयर यूज, वो वही उन्हीं बालों की जो परतें खुली हैं आपकी वो उनको नॉर्मलाइज कर। हेयर लॉस से जुड़ी इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही और जानकारी से भरे कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। धन्यवाद।